नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको ट्रंप की जीत पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हुआ हूं। ट्रंप की जीत क्यों हुई, इस बात पर मैं गहन चर्चा करूंगा और इसमें मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा जो रोल है उस पर बात करूंगा। ट्रंप का इलेक्शन से 4 दिन पहले एक क्लब में जो भाषण था, उस भाषण में जो उसने एक लाइन बोली थी कि वो यदि वाइट हाउस पहुँचे तो 1 दिन के भीतर इजराइल और हमास के युद्ध को बंद करा देंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं, बहुत ही गंभीर तरीके से अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों ने ली और इसका पूरा वोट मुसलमानों ने ट्रंप को दिया। जबकि देखिए, मैं आपको बता दूं, कमला जॉय हैरिस हों या बाइडन हों या फिर उनके विरोधी ट्रंप हों, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो हमेशा इजराइल के समर्थक हैं। पिछले 1 साल से लगातार इजराइल हमास पर बमबारी कर रहा है, पैलेस्टाइन को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लाखों की तादाद में लोग मर चुके हैं और लाखों की तादाद में ही लोग भूखमरी के कगार पर आकर के तबाही के उस मंजर में जा चुके हैं कि वहाँ उनको मरने के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आपको बता दें, हमें कोई गुरेज नहीं है कि इजराइल जो लड़ाई लड़ रहा है उसका खर्चा, मान लीजिए जैसे 100 रुपये खर्च हो रहा है तो उसमें 73 रुपये अमेरिका का खर्च हो रहा है। अब आप बताइए कि जो देश इजराइल को पीछे से जो मदद कर रहा है, 73% मदद कर रहा है। अभी कुछ कतर में जो अपनी सेना के जरिए जो विमान भेजे गए हैं, वो भी अभी 2-4 दिन पहले की बात है। इलेक्शन से पहले सबको मालूम है कि बाइडन की पार्टी को मुसलमान वहाँ पर फूटी आँख नहीं देख पा रहे हैं और उसके बावजूद भी वो चुनाव हारने के लिए इजराइल को समर्थन करता घूम रहा है। कमला जॉय हैरिस भी उसमें उसका साथ दे रही हैं पूरी तरह से, अब तक जो बाइडन वहाँ पे प्रेसिडेंट था। तो कुल मिलाकर के वहाँ जितना भी मुस्लिम परस्त वोटर था उसमें ट्रंप को वोट किया और उसकी एक बात को ध्यान में रखते हुए ये महसूस किया कि ट्रंप शायद हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को रुकवा देंगे और शांति समझौते की वार्ता आगे बढ़ेगी। लेकिन ये सब अखबारी हेडलाइन बनने की कहानी है। लोग सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। जैसे अभी हमारे देश में भी एक पार्टी है, वो भी इसी तरह से कल 2-3 दिन पहले का जो भाषण था झारखंड का, आपने सुना होगा कि वो आपकी रोटी छीन रहे हैं, वो आपकी बेटियां छीन लेंगे और जाने क्या क्या तमाम। इसी टाइप से ट्रंप ने भी ये अपना वोट प्राप्त करने के लिए मुसलमानों का ये सारी चीज़ें वहाँ की पब्लिक के सामने रखी और इसमें कोई दो राय नहीं कि इजराइल ने कुछ ईसाई जो इलाके हैं उन पर भी हमला किया लेबनान की साइड में, तो वो भी वहाँ पर ईसाइयत के लोगों ने भी कुछ वोट ट्रंप को दिया है और बाइडन की पार्टी को इग्नोर किया है। ऐसे ही वैसे मैं आपको बता दूं कि बाइडन की पार्टी को करीब 70 से 80% के बीच यहूदी वोटर है जो अमेरिका में, उसको वोट किया है। अब सवाल उठता है कि एक यहूदी जो एलन मस्क है वो ट्विटर का मालिक है और ट्रंप ट्विटर के मालिक को संग लेके घूम रहा है। उसकी कई सभाओं में मस्क ने भाषण दिए, उसने चंदा भी दिया है, सबसे ज़्यादा चंदा दिया है एलन मस्क ने ट्रंप को। तो इसके मानी क्या है, जब एक यहूदी को लेकर के अपनी बगल में दबा कर के ट्रंप घूम रहा है
तो क्या इजराइल और हमास की वार को रुकवा सकता है? क्योंकि उसने आज जो भाषण दिया है चुनाव जीतने के बाद, उसमें एलन मस्क को हीरो बोला है कि वो दुनिया का हीरो है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें हो कहाँ से रही हैं। हालांकि जो अमेरिकी मीडिया था वो पूरी तरह से कमला जॉय हैरिस के विरोध में था, साथ में था। उसकी हर चीज़ों को बाकायदे उछाल कर देखा जा रहा था। कई अखबारों ने तो पूरा साथ दिया था। हालांकि द वाशिंगटन पोस्ट ने अपने खुद ने मना कर दिया था कि वो किसी का भी समर्थन नहीं करेगा। एक अखबार को छोड़ कर के बाकी सारा जितना भी मीडिया था वो सब कमला के साथ था। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि वहाँ की जितनी भी क्रीम उद्योगपति लॉबी है वो सब कमला जॉय हैरिस के पास थी और साथ में थी। और उसने चंदा भी कमला को दिया भारी मात्रा में, जबकि चंदा ट्रंप को काफ़ी कम मिला है, बहुत कम मिला है बजाय कमला के। कमला को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है। इसके बावजूद भी पार्टी हार गई उनकी। तो ये सब चीज़ें अब अपने देश में भी तमाम चीज़ें उछल कूद मच रही है कि ट्रंप आ गए और ये हो गया वो हो गया। वहाँ का मीडिया तो ट्रंप के साथ था ही नहीं। जैसे यहाँ पर हमारा मीडिया जो गोदी मीडिया है पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ है। और फिर भी नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए उसके साथ रहते रहते। और विरोध में यहाँ राहुल गांधी की जो इंडिया गठबंधन है वो था, उसमें उसको पूरा समर्थन नहीं किया और उसकी खोचड़ी ही उड़ाई हमेशा यहाँ के मीडिया ने, लेकिन फिर भी वो हार गया। तो कुल मिलाकर के वहाँ डिफरेंट चीज़ें थी। वहाँ मीडिया कमला जॉय हैरिस के साथ था, यहाँ मीडिया नरेंद्र मोदी के साथ था। वहाँ कमला जॉय हैरिस चुनाव हार गई और यहाँ मोदी चुनाव जीत गए। ये है मेरा इस सरल भाषा में आपको समझाना। तो खैर वहाँ की जनता कुछ तो जागृत है और कुछ मुद्दे भी ट्रंप ने उठाए। उसमें ख़ास तौर पर जो सारी चीज़ सामने आई वो है इजराइल और हमास के युद्ध रोकने की बात। हालांकि उसने रसिया के साथ जो युद्ध हो रहा है उसको भी रोकने की बात कही थी और हमास और इजराइल के बारे में भी बोला था। लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे लोग एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि अब देखिए, कल तक जो बाइडन और कमला जॉय हैरिस इजराइल के नेता जो नेतन्याहू हैं उनके साथ खड़े हुए थे, उन्हें कल तक पूरी मदद पहुंचा रहे थे। आज जैसे ही ट्रंप की जीत हुई है, नेतन्याहू का मैं ट्विटर हैंडल पढ़ रहा था, उसमें उसने इतनी ट्रंप की तारीफ़ की है, इतनी गुणगान किया है कि जिसका बखान मैं यहाँ आपके साथ नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत सारी ऐसी उद्गार हैं उसके कि अब ट्रंप आ गए, नया अमेरिका होगा, ये होगा वो होगा और इजराइल के साथ मधुर रिश्ते होंगे। अरे भाई, आपके रिश्ते तो बाइडन के साथ भी थे, बाइडन ने आपको कब धोखा दिया। लेकिन फिर भी आज जिस तरह से पाला बदला है नेतन्याहू ने, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं इतनी बात तो मैंने बता दी आपको, अब मैं इधर इजराइल पर आता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो कुल मिलाकर के मेरा जो आपको बताना है वो ये है कि एक आंकड़ा अभी मैं पढ़ रहा था किसी जगह पर, तो उसमें 79%, मैंने अभी आपको बताया था 70 से 80% के बीच यहूदियों ने वोट दिया है अमेरिका में कमला जॉय हैरिस को। उसके बावजूद नेतन्याहू अचानक जैसे ही ट्रंप जीता वो कूद करके इधर आ गया। पाला बदलने में देखो कितनी जल्दबाजी की उसने। और उसने कहा कि अपना पूरा ट्वीट मैंने आपको भी बता ही दिया है कि वो उसने ट्वीट किया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत गजब की हैं। हालांकि सीज फायर की बात चलती रही, बहुत सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और लेबनान को दबाने की भी कोशिश होती रही, लेकिन लेबनान ने साफ मना कर दिया कि हम सीज फायर के पक्ष में नहीं हैं। ये सारी बात आपको मैं बता रहा था। अब मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का रिज़ल्ट बाद में आया। नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री हैं जो कैरेट,
उसको निकाल दिया, बाहर खड़ा कर दिया। इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि नेतन्याहू का अपने देश में ही बहुत भारी मात्रा में विरोध हो रहा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये इन सब चीज़ों को दबाने के लिए उसने कहा कि ये हटा दिए गए हैं। तो ये मैं आपको एक नई सूचना दे रहा हूँ। अब कैनन को जब हटाया गया, उससे पहले हिजबुल्लाह का नया चीफ कासिम साहब आए, उनकी फ़ोटो लगा करके उसने कैनन ने ट्वीट किया था कि ये अस्थायी है नियुक्ति। उसका कहने का अर्थ ये था कि इसको भी हम उसी तरह से मार देंगे जैसे हमने हिजबुल्लाह के पूरा पहले वाले चीफ को मारा था, कासिम से पहले जो चीफ साहब थे उनको। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी बेचारा कैनन का बिस्तरा गोल हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति हिजबुल्लाह के चीफ को जो टेम्परेरी कर रहा था, वो खुद उसकी कुर्सी चली गई। तो ये कितना एक समय का फेर और बदलाव देखिए, किस तरह से समय बदलता है, क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। अब मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें देखिए नेतन्याहू का विरोध हो रहा है। सड़कों पर पब्लिक आ गई है पूरी तरह से, और भारी विरोध के बीच वहाँ के एयरफोर्स के चीफ वगैरह भी बड़े परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो एक जाम में फंस गए थे। तो ये सारी चीज़ें, नेतन्याहू का अंदरूनी विरोध बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। ये बातें देखिए, ये यहाँ पर उनकी गाड़ी फंस गई थी एयरफोर्स के चीफ की। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी जो इस समय आपको मैं दिखा रहा हूँ इजराइल के। अब इजराइल में संकट ये है कि वहाँ पर सेना में लोगों की कमी हो गई है। वहाँ बार बार अपील की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि सेना में भर्ती हो जाइए, सेना में भर्ती हो जाइए, लेकिन लोग सेना में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वहाँ सेना के तमाम लोग हैं। जैसे वो युद्ध करना नहीं चाहते। मैंने पिछले वीडियो में कई बार आपको दिखाया, एक लड़की है, वो कह रही है कि जब तक हमारे जो लोग यहाँ से अपहृत करके ले जाए गए थे उनको अभी तक नहीं लाया गया, 1 साल पूरा हो गया। तो इस तरह से नेतन्याहू का भारी विरोध चल रहा है और अब लोग सेना में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, मैं आपको बता दूँ। जंगबंदी हो भी कैसे सकती है, मैं आपको बताऊँ। नेतन्याहू के दफ्तर से ही जो दस्तावेज़ हैं वो लीक किए गए बाकायदे, और ये दिखाया गया कि ये दस्तावेज़ों में उसमें ये कहा गया कि नेतन्याहू नहीं चाहते कि जंग रुके। जंग रुक जाएगी तो नेतन्याहू की कुर्सी डमाडोल हो जाएगी। इस तरह सी चीज़ें थी, और ये ग्लैंट पर शायद यही आरोप थे कि उसने इस तरह के जो कागजात हैं उनको कैसे लीक होने दिया। तो ये वजह भी है उसको हटाने की। शायद ग्लंट अंदरूनी तौर पर नेतन्याहू का विरोध कर रहा था, और साथ साथ देखिए वहाँ का जो सेना का इस्टेब्लिशमेंट है वो भी नहीं चाहता कि जंग हो। उनका तो सिर्फ एक ही था कि डिप्लोमेटिक तरीके से कोई बहाना निकाल करके युद्ध विराम किया जाए। उस युद्ध विराम के ज़रिए वहाँ जो कुछ भी हो रहा है शांतिपूर्वक सबको रहने दिया जाए। तो ये ग्लंट भी उसके में हिस्सेदारी कर रहा था, तो इसलिए उसको वहाँ से हटाना पड़ा है उसको। इस बीच आपको बता दें, फिर अमेरिका चलते हैं। अमेरिका में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस में प्रवेश करेंगे और बाइडन की सरकार बिल्कुल वहाँ से विदाई हो जाएगी। लेकिन आगे जो ट्रंप ने वादे किए हैं उनका क्या होगा, ये बड़ी बात है, क्योंकि जनवरी अभी तो दूर है। अभी आज 6 नवंबर हुआ है, पूरा दिसंबर पड़ा हुआ है, और जनवरी 5 जनवरी को वहाँ करीब मैं समझता हूँ 2 महीने का समय है। 2 महीने में तो जंग नहीं रुकी तो बहुत कुछ हो सकता है। अब उन्होंने एक नया रक्षा मंत्री अपना इजराइल ने बना लिया है, और वो रक्षा मंत्री के बारे में सुना जाता है कि वो पुराने वीडियो के मीम बना करके ट्विटर पर डालता रहता है। वो इस तरह का है जैसे ट्रोल आर्मी अपने इंडिया में, उसी टाइप से वो भी लोगों को ट्रोल करता रहता है। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं।
अब जो व्यक्ति इस तरह की दूसरों की चीज़ों की नकल मार कर के ट्रोल करता हो, उससे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वो मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू की जी हजूरी के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। वो सेना की सुनेगा कि नहीं सुनेगा, पब्लिक की सुनेगा कि नहीं सुनेगा, इस पर शायद ही उसका ध्यान जाएगा। आपको मैं बता दूं कि बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसका वोट बैंक क्या है अमेरिका के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं। इसका जो अफ्रीकन बेस है वो और मुस्लिम सारे के सारे लोग इसका एक वोट बैंक के रूप में वहाँ स्थापित है। लेकिन जब वहाँ पर लोगों ने बाइडेन को चेतावनी देते हुए कॉलेजों में, स्कूलों में धरने दिए, प्रदर्शन किए, तब जो बाइडेन ने उनका बहुत बुरी तरह से दमन कराया था। और उस दमन की बात हो सकता है कि बाइडेन सोच रहा हो कि मैंने दबा लिया मामले को, लेकिन वो दबा नहीं। आज वो जो दमन था वो वोट के रूप में सामने निकल करके आया। अफ्रीकन जो लोग हैं उन्होंने भी बिल्कुल वोट नहीं दिया। जैसे ओबामा था, ओबामा अफ्रीकन बेस का व्यक्ति था, उसको भी तभी वो जीत पाया था जब उसे मुसलमानों ने और अफ्रीकन जो बेस के लोग थे, जैसे उनको कहना चाहिए काले जो अमेरिकी जो नागरिक थे, उनका वोट भारी मात्रा में मिला करता था। लेकिन यहाँ पर अब की बार ट्रंप को सपोर्ट किया है उन्होंने, क्योंकि एक तो वो दमन किया, दूसरा ये जो इजराइल और हमास का वार था वो पूरी तरह से लोगों के दिल और दिमाग में घर कर गया। अब आपको मैं बता दूं, गजा में जो नरसंहार किया इजराइल ने, उसमें जो बाइडेन और कमला हैरिस भी इस नरसंहार की पार्टनर थी, और इसीलिए अमेरिका की जनता ने उनको सज़ा दी है। ये बात कमला जॉय हैरिस भी समझती होगी और ट्रंप भी समझता होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बार बार अमेरिका का चुनाव या अमेरिका में कौन राष्ट्रपति बनेगा, क्या होगा, उससे कौन प्रभावित होगा, किसकी रोटी चलेगी, किसकी रोटी जाएगी, इस बात पर चर्चा नहीं की जा रही है। बात इस बात पर की जा रही है कि जो मिडिल ईस्ट में इजराइल ने जो चीज़ें धमाके किए, जो नरसंहार किए, लोगों को खुलेआम मारा, लोगों को खुलेआम भूखा मारा, वहाँ पर रसद नहीं बंटने दी, अस्पतालों पर बॉम्बिंग हुई, ये सारी चीज़ें घर कर गई दिमाग में, दिल में, और उन्होंने ये बदला लिया कि अब हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और वो बात बिल्कुल ठीक से अमेरिका की जनता ने निभा दी। देखिए, ट्रंप के बारे में मैं थोड़ा सा आज बता दूं। आज जो भाषण हुआ है ट्रंप का, उसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र करूंगा, ज़रूरी है वो आज के परिप्रेक्ष्य में। ट्रंप हमेशा जो बाहर से आने वाले लोग हैं अमेरिका में, उनको कंट्रोल करना चाहता है। इसके लिए देखिए भारत को भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत के तमाम, मैं समझता हूँ, लाखों लोग वहाँ पर अवैध रूप से बाईपास करके मैक्सिको के ज़रिए वहाँ पहुँच रहे हैं। ये राहुल गांधी ने मसला उठाया, हरियाणा के लोग 35-40 लाख रुपए खर्च करके और अवैध रूप से अमेरिका पहुँच चुके हैं। खैर, वो उन चीज़ों पर हम बाद में बात कर सकते हैं। आज जो भाषण दिया है ट्रंप ने, उसने ये बात कही है बिल्कुल कि जो बात उसने पहले कही थी अपने चुनाव के दौरान, उसमें आज उसने एक और कड़ी जोड़ दी है। वो कड़ी है कि मैं नई जंग नहीं शुरू होने दूंगा, नई जंग नहीं शुरू करूंगा। जो जंग चल रही हैं उनको मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा, स्टॉप करूंगा। ये एक बड़ा ऐलान आज ट्रंप ने किया है। कई एक चीज़ें हैं। आज ईरान पर भी बोला ट्रंप। उसने कहा कि हम ईरान का कोई नुकसान नहीं करना चाहते, साफ कहा उसने अपने शब्दों में। लेकिन उसने एक बात और जोड़ दी, आपको मालूम होगा, शायद आपने भाषण सुना होगा। उसने कहा कि मैं ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ईरान न्यूक्लियर बम बनाए ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये उसने शर्त रख दी।
लेकिन उसकी शर्त को अब कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, ये हम फिर बाद में कभी चर्चा करेंगे इस बात पर। हम आज केवल ट्रंप के भाषण की बात कर रहे हैं आपके। अब मैं एक बात और आपके सामने रखूँगा। जो जेलेंस्की है, रसिया के साथ युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन पूरा, उसमें देखिए पहले इंग्लैंड के जो पुराने वाले प्रधानमंत्री थे उन्होंने कोशिश करी कि सीज़ फायर हो जाए, लेकिन अमेरिका, चूँकि वहाँ पर जो बाइडेन है वो नहीं चाहता था कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध में सीज़ फायर हो, बंद हो, क्योंकि उसके अपने रिश्ते थे। अमेरिका चाहता था कि यूक्रेन हमारा जो उनका संगठन है उसको ज्वाइन कर ले, लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी उसने अकेले मदद देना शुरू किया। नाटो में उसने ज्वाइन करने की बात रखी थी, लेकिन जंग जारी रखी, हथियार बेचने शुरू किए, और उसको इसी बात में मज़ा आ रहा था बाइडेन को। खैर, अब मैं आपको बता दूं कि जो ट्रंप है, ट्रंप और जो रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। अब जब ट्रंप पूरी तरह से सत्ता में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर यूक्रेन के लिए जो रसद जाएगी वो बंद हो जाएगी, करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका दोस्ताना संबंध है। और ये हो सकता है कि ट्रंप के आने के बाद यहाँ सीज फायर हो जाए और जो कुछ भी जिसके पास है वो जहाँ का तहाँ रह जाए, कोई समझौता हो जाए। यदि यूक्रेन और रसिया का ये बार कंट्रोल हो गया तो निश्चित तौर पर आगे चल के मिडिल ईस्ट और इजराइल की कहानी भी ट्रंप ख़त्म करा सकता है। ये मेरा अपना एनालिसिस है, मैं किसी की बात को इस तरह से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जितना भी मैंने जो विदेश नीति है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के देशों की, उसमें ये सारा झोल रहता है। उस झोल के मुताबिक मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे पुतिन और ट्रंप यदि आपस में दोस्ताना संबंध हैं तो वो इस तरह की कहानी ज़रूर गढ़ेंगे कि यूक्रेन को मदद बंद कर दी जाए। जब मदद बंद हो जाएगी तो निश्चित तौर पर फिर उसके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो भी वैसे भी एक जोकर टाइप प्रधानमंत्री है यूक्रेन का। उसकी अपनी कोई बुद्धि नहीं है। उसने पूरा अपना देश इस लड़ाई में झोंक दिया है, जिस तरह से इजराइल में नेतन्याहू ने अपना देश झोंक दिया है, बदले की भावना और ये सारी चीज़ें। और अपने को बचाने, खुद को बचाने के लिए पूरी दुनिया को अपना मतलब घमंड बताने के लिए कि हम ये हैं, वो सारी चीज़ें पोल खुल करके लेबनान में सामने आती जा रही हैं। और आपकी पैलेस्टाइन में भी ऐसा नहीं है कि अभी 1 साल से भी ज़्यादा हो रहा है, पैलेस्टाइन का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। आदमी मारना, अस्पतालों पर बम फेंकना एक अलग बात है, लेकिन जो ज़मीनी लड़ाई है वहाँ पर पैलेस्टाइन आज भी जहाँ का तहाँ मजबूत है। अब ट्रंप के आने के बाद इजराइल को मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, ये अब भविष्य के गर्भ में है। क्योंकि मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं ट्रंप को समझा है पिछले 4 साल से भी, 4 साल मैंने उनको शासन करते देखा, और अब उनकी जो बोली और भाषा, उनके भाषण थे उनको भी सुना, तो अब ये लगता है कि ट्रंप इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं अमेरिका की, उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और जब आप मानते हैं कि कोई व्यक्ति किसी घर में बिखलाल हो जाता है, बवाल हो जाता है, तो पहले अपना घर देखता है। इसीलिए इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में इजराइल को कोई मदद नहीं मिली, तो निश्चित तौर पर ये जंग कहीं भी नहीं टिक पाएगी। दूसरी एक और बात मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि इजराइल में वो हो सकता है अपने पसंद का कोई प्राइम मिनिस्टर बनवा सकता है। ये ट्रंप की ये भी चाल हो सकती है, और नया प्रधानमंत्री चुनवाने के बाद वो इस जंग में हमेशा के लिए जंग को शांत करा सकता है। तो खैर, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और ये मेरे एनालिसिस को यदि आपको पसंद है, आपको अच्छा लगा है, तो इसे अपने दोस्तों को फॉलो कराएं और शेयर भी करें। और मेरा चैनल अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।